दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं बीते सप्ताह चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में, प्रश्नों के माध्यम से कि मानचित्र पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न उन जगहों के माध्यम से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न से, जो हमने पिछले सप्ताह आपसे पूछा था कि कंचनजंगा चोटी निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में स्थित है? महान हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय या बाहरी हिमालय। चलिए नक्शे पर देखते हैं। तो ये आप देखें तो सारे रेंज में से एक हमें दिखता है, जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं महान हिमालय की। तो महान हिमालय है, यहां से लेके आप देखिए ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और किसकी बात हुई है? कंचनजंगा की। तो कंचनजंगा यहां पर स्थित है, इस जगह पर मौजूद है। और ये जगह कौन सी है? तो यह जगह है सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत और पूर्वी नेपाल के क्षेत्र में। अब बात की जाए तो ये पूरा का पूरा महान हिमालय 13 राज्यों में देखने को मिलता है भारत के, लेकिन यहां पर कंचनजंगा इस जगह पर है जहां पर मैंने आपसे बताया। और यह जो है थर्ड सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ। कुछ और रेंज हम देखते हैं, जैसे कि यहां पर ए है काराकोरम रेंज, बी है जास्कर रेंज, फिर उसके बाद देखिए बी है लद्दाख, सी है जास्कर, डी है कैलाश, और उसके बाद ई है ग्रेट हिमालय जिसको अभी हमने देखा है। फिर उसके बाद देखिए एफ है लिसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय, ये आपके सबसे नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो इसका क्रम आपको हमेशा पता होना चाहिए, किस तरह से यह काराकोरम से शुरू होता है और शिवालिक तक यह बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। हाल ही में खबरों में रहे हसदेव जंगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर पहला स्टेटमेंट है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है जो 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा है, यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हसदेव का जलग्रहण क्षेत्र भी है। अब तीसरा है, इसमें हाथियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। क्या ये तीनों के तीनों सही हैं? चलिए देखते हैं कितने इसमें से सही है। छत्तीसगढ़ में है कि नहीं, शुरुआत यहीं से करते हैं। तो देखिए हसदेव अरण्य फॉरेस्ट, अरण्य बोलते हैं, स्पेलिंग इंग्लिश में अलग रहती है। यह छत्तीसगढ़ में मौजूद है और ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी एक वीडियो का हिस्सा है। अब यहाँ पे आप देखें नक्शे में भी, तो इस जगह पर आपको दिखाई देगा हसदेव अरण्य फॉरेस्ट एरिया। तो यह छत्तीसगढ़ में तो है। और जितने क्षेत्रफल की बात की गई है यह एक तथ्यात्मक जानकारी, इसलिए इस पर श्योर करना मेरा काम है कि यह इतने ही क्षेत्र पर है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा है, यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हसदेव का जलग्रहण क्षेत्र भी है। हसदेव का जलग्रहण क्षेत्र है कि नहीं, चलिए देखते हैं। अब आप देखिए यह हसदेव नदी है और इसका देखा जाए तो कैचमेंट एरिया हसदेव अरण्य में ही आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब देखें हमारा पहला दूसरा सही, तो क्या तीसरा सही है? इसमें हाथियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने अगर देखा जाए तो इसको अभी इस न्यूज में देखा, कवर किया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एलिफेंट रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया है, अभी ऐड किया है। तो एलिफेंट रिजर्व है हसदेव अरण्य, हाथी के लिए यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे कि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। तो अगर तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट जब सही है तो हम कहेंगे कि हमारा उत्तर होगा वह होगा सी यानी कि उपयुक्त सभी। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। एन्नोर क्रीक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन देखिए कि एन्नोर क्रीक तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित एक बैकवाटर है। फिर उसके बाद देखिए यह कोसथलयार नदी की एक शाखा है। और तीसरा है, यह क्रीक बंगाल की खाड़ी से मिलती है, जबकि क्रीक का उत्तरी चैनल पुलिकट झील से जुड़ता है। तीसरे स्टेटमेंट को अगर हम इतना भी देख लें, क्रीक का उत्तरी चैनल पुलिकट झील से जुड़ता है, इतना ही हम कवर करके चलिए आगे चलते हैं। इतना आप ऐसा छोड़ भी दीजिए तो देखते हैं सवाल के जवाब तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। फिलहाल के लिए आप मान के चलिए स्टेटमेंट आपके लिए है ही नहीं, हम इतने स्टेटमेंट से ही जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सवाल से इसको हटा दीजिए, मत सोचिए कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सवाल से हटा के देखते हैं कि क्रीक का उत्तरी चैनल पुलिकट झील से जुड़ता है कि नहीं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि एन्नोर क्रीक तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित एक बैकवाटर है कि नहीं। अब आप देखिए यह तमिलनाडु का क्षेत्र है और जिले की बात जो है, जिले का नाम है तिरुवल्लुर जिला, तो यह वही क्षेत्र है। अब लेकिन यह तो तय हो गया कि पहला स्टेटमेंट हमारा सीधे सीधे सही है, एक बैकवाटर है एन्नोर क्रीक। तो ये क्रीक होता क्या है? क्रीक मुख्य रूप से देखें, एक होता है क्रीक
फिर एक होता है गल्फ, एक होता है बे, BAY, बे ऑफ बंगाल जिसको हम बोलते हैं। क्रीक, गल्फ, बे, इसमें अंतर ये होता है कि समुद्र का क्षेत्र जैसे हो गया, लेकिन उसमें एक बड़ा हिस्सा उसके आसपास का जितना ही ज्यादा हिस्सा, यानी जितनी ज्यादा कम चौड़ाई में रहेगा धरती का क्षेत्र, यानी कि थल क्षेत्र जितना ज्यादा चौड़ा कम चौड़ा रहेगा उसको हम क्रीक बोलेंगे, थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा तो गल्फ बोलेंगे, और ज्यादा होगा तो हम बे बोलेंगे, और ज्यादा होगा तो बाइट बोलेंगे, अंतर है। तो क्रीक बहुत ही सकरा रास्ता होता है, समुद्र का पानी वहां पर आपको मिल जाएगा। अब यह कौस्थल्यार नदी की एक शाखा है। अब इसको भी देख लेते हैं क्या सच में ऐसा है या नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जिस नदी की हम बारे में बात कर रहे हैं उसकी शाखा है, और यहाँ पे हमारा एन्नोर क्रीक है। और फिर आगे आप देखेंगे तो उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पुलिकट लेक दिखाई देगा। अब आप देखिए हमने क्या कहा था कि कौस्थल्यार नदी की एक शाखा तो है, यानी कि दूसरा तो हमने सही है। तीसरा, हम जब आगे बढ़े, हम उत्तर की तरफ गए, क्रीक के उत्तर की तरफ, चैनल की तरफ, उसमें हम बढ़ते हैं तो देखते हैं पुलिकट झील भी है, और खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यह तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे देखें तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जब सही है तो हमारा जवाब क्या होगा, सी, यानी कि कितने कथन सही हैं, सभी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह कि इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता रहा है, उसका नाम है मुचकुंद। अब मुचकुंद नदी के नाम से इसको जाना जाता है, और इसके बारे में पूछना है कि किस नदी की सहायक नदी है, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और गोदावरी। तो इसका जो सही जवाब है वह जवाब है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी रिवर, और मूसी रिवर को ही मुचकुंद नाम से जानते हैं। हैदराबाद से ही कुछ दूरी पर स्थित यहां से वह निकलती है। अब बात की जाए कि कृष्णा की सहायक नदी है, यह आप देखेंगे यह आगे बढ़ते हुए कृष्णा से मिल जाती है। तो कृष्णा नदी आती कहां से है, तो कृष्णा नदी को हम थोड़ा सा पीछे चल के देखें तो यह जो है आती है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर से आती है। अब चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक यात्रा करना चाहता है। स्रोत और गंतव्य सहित अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे सड़क मार्ग से न्यूनतम कितने राज्यों की यात्रा करनी होगी। यानी कि एक व्यक्ति मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाना चाहता है, और इस यात्रा में अगर वह स्थल मार्ग का ही सहारा लेता है तो कम से कम कितने राज्यों को क्रॉस करना होगा। मतलब ऐसा कि अगर वह सीधा सीधा जा रहा है और बीच में कोई राज्य आ जाता है, उससे बचे बिना हम उसी राज्य में रहते हुए अगर आगे बढ़ सकते हैं तो वह कैसे संभव होगा, मिनिमम कितने राज्यों में उसको सफर करना होगा। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ये दोनों एक ही राज्य में होते तो हम उत्तर कह देते कि एक ही राज्य, जिस राज्य में वो है उसको अगर हम काउंट करके चलेंगे तो। लेकिन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में है, और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है। अब हमें देखना होगा यहां से राजस्थान से उत्तर प्रदेश आने के लिए क्या डायरेक्ट रास्ता है, बीच में ऐसा तो नहीं कोई राज्य पड़ेगा और उसे क्रॉस करना जरूरी होगा। तो चलिए देखते हैं। अब आप देखिए, जिस अजमेर में हम बात कर रहे हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की, यह यहाँ पर है, और उत्तर प्रदेश में इस जगह पर वाराणसी है, काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा एक दूसरे से साझा होती है। अगर इन दोनों की सीमा एक दूसरे से साझा होती है और न्यूनतम हम राज्यों को कवर करते हुए चलेंगे तो सीधी सी बात है कि अगर हमें सीधे आएंगे तो मध्य प्रदेश देखिए पड़ जाएगा, बीच में मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ रहा है, यह ग्रीन वाला। लेकिन न्यूनतम अगर हमें देखना है कि कम से कम राज्यों को कवर करते हुए आगे बढ़े तो हम सीधे यहाँ पे इसकी सीमा में पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पे पहुंच जाएंगे अपने काशी विश्वनाथ मंदिर। तो दो ही राज्य, जिन जिन राज्यों में ये दोनों है, उसके अलावा बीच में कोई राज्य से क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उत्तर हो गया हमारा 2, यानी कि बी। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव। आपको क्या बताना है, उपयुक्त में से कितने देश भारतीय नौसेना की महासागर पहल के भागीदार नहीं है। अब पहली बात तो यही आ गई कि भारतीय नौसेना की महासागर पहल क्या है। दूसरी बात, जब पहल के बारे में पता चलेगा तो हमें यह जानना होगा कि कौन इसका सदस्य देश होगा। फिर तीसरी बात हम देखेंगे कि ये जो सदस्य देश हुए हैं इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है, जो कि सवाल भी यही पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से भागीदार नहीं है। 4 दिए हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है या तो शायद एक ही हो। चलिए देखते हैं। भारतीय नौसेना की जो महासागर पहल है, इस महासागर पहल का एक पूरा का पूरा मतलब है। उस मतलब को इस तरह से देख सकते हैं, मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। अब इसका जो भी मेंबर होगा इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या होगा। समुद्र क्षेत्र की सुरक्षा की बात की जा रही है,
वहां पर सबके लिए जो बेहतर स्थिति उत्पन्न हो सके, व्यापार के क्षेत्र से, आने जाने के क्षेत्र से, उसका ध्यान दिया जाएगा। मतलब एक दूसरे के साथ चाहे सूचना साझा करना हो, एक दूसरे को एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, इसके माध्यम से हो सकेगी, इस प्लेटफॉर्म के महासागर पहल के माध्यम से। तो कौन कौन से देश इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं? जो इंडियन ओशियन से लगे हुए देश होंगे वही इसके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन क्या सारे ही देश इसके सदस्य हैं? तो सारे देश अभी नहीं हैं। इस पहल में हम विकल्प के आधार पर देखें तो हमें कौन कौन से देखने होंगे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव में से कौन सा नहीं है। तो कितने हैं हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। देखिए, भारत के पास यह जो बांग्लादेश है यह भी इसका हिस्सा है, श्रीलंका भी इसका हिस्सा है, मालदीव भी है, और यहाँ पे सेशल्स भी है, कोमोरोस भी है, मॉरिशस भी है, मेडागास्कर भी है, मोजाम्बिक भी है, तंजानिया भी है, केन्या भी है। अब जो हमारे पास विकल्प हैं उसमें से देखिए, हमें तो श्रीलंका मिल चुका है, बांग्लादेश मिल चुका है। अब उसके अलावा हम देखें तो हमें मालदीव भी मिल चुका है। म्यांमार क्या हमें मिला है? तो म्यांमार देखिए हमें नहीं मिला है। यहाँ पर म्यांमार है और म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। बाकी सबको मैंने देखिए बॉक्स में रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सही उत्तर होगा कि सिर्फ एक ही ऐसा है जो महासागर पहल में भागीदार नहीं है, यानी कि उत्तर हो गया केवल एक। अब चलिए देखते हैं आगे। अगला सवाल है बरवान घाटी के बारे में। तो बरवान घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुसुदर नदी चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका स्रोत बरवान घाटी में स्थित नुनकुन ग्लेशियर है। दूसरा देखिए, पाकल दुध बांध मरुसुदर नदी पर स्थित एक निर्माणाधीन बांध है। अब आपको क्या बताना है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है। अब यहाँ पे हमें पहले तो ये जानना होगा क्या ये दोनों सही हैं। जो सही है वो तो शामिल नहीं होगा, सही नहीं है हमें ये बताना है, यानी कि कौन सा गलत है हमें ये बताना है। इन दोनों में से क्या कोई गलत है? चलिए देखते हैं। मुरुसुदर नदी चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका स्रोत वारवान घाटी में स्थित नुनकुन ग्लेशियर है। देखिए, वारवान घाटी यहां पर है जम्मू कश्मीर में। अब थोड़ा सा और आगे जाएं तो देखिए, नुनकुन की बात हुई थी, नुनकुन ग्लेशियर यहीं पर है वारवान घाटी में, और मरुसुदर नदी जो है यहीं पर है, इसी क्षेत्र पर मरुसुदर नदी है। अब बात आती है कि चेनाब के बारे में क्या कह रहा है कि जो चेनाब है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। मैप में यहाँ पे मार्किंग नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर यह बात सही है कि चिनाब की सबसे बड़ी नदी यही है। लेकिन दूसरे बारे में क्या? हमें यह तो पता चल गया कि मरुसुदर नदी जो है वह वरवान घाटी में नुनकुन ग्लेशियर से निकलते हुए इस जगह पर हम देख सकते हैं, इस ग्लेशियर से निकलेगी। लेकिन दूसरी बात है स्टेटमेंट में कि पाकल दुल बांध मरुसुदर नदी पर स्थित एक निर्माणाधीन बांध है। तो पाकल दुल बांध, अब चलिए उसको देखते हैं कहां पे है। तो पाकल दुल बांध इस क्षेत्र में है और इसी क्षेत्र में, यह वही क्षेत्र है जहां पर यह नदी है जिसका नाम क्या है? मरुसुदर नदी। अब नदी की मार्किंग यहां पर इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि यहां पर आप गूगल में भी जाएंगे तो स्पष्ट तरीके से आपको गूगल मैप पे भी नहीं दिखेगा। लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मेरा बताना जरूरी था, इसलिए इस सवाल को लेकर आपके सामने आया। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। अरब सागर तट के समानांतर स्थित बैकवाटर, खारे लैगून और झीलों का एक नेटवर्क है। यह किस भारतीय राज्य की एक अनूठी भौगोलिक विशेषता है? अब देखिए किसकी बात कर रहा है, एक भारतीय राज्य के बारे में पूछ रहा है और कुछ विशेषता के साथ कि अरब सागर के समांतर स्थित बैकवाटर, खारे लैगून और झीलों का एक नेटवर्क है। बहुत सारे यानी कि बैकवाटर, खारे लैगून और झील हैं। अब इस तरह के जो लैगून हैं उस लैगून का एक खास नाम भी है, लेकिन हम पहले राज्य समझ जाते हैं कौन सा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या गोवा, कौन सा इसमें से? तो इसका सही जवाब तो है केरल। आइए देख लेते हैं केरल का। आप देखिए ये केरल का क्षेत्र है और यहाँ पर देखें यह समुद्री क्षेत्र है, अरेबियन सी है, और आप देखें तो यह जो क्षेत्र है, यह जो तट है, यह मालाबार, केरल का मालाबार तट है। तो केरल का जो मालाबार तट है उसी पर आप देखें तो ये नीले कलर से आप जितना यह कुछ देख रहे हैं, ये सारे के सारे वही हैं जिनकी हम बात कहते हैं। ये सारे के सारे वही हैं। वही का मतलब क्या? बैकवाटर, खारे लैगून और झील। अब इसमें जो लैगून होता है इसे कयाल बोलते हैं केरल में, और ये कयाल क्या होता है? वही बैकवाटर है। और किस प्रकार से बैकवाटर है? दरअसल समुद्र का जो पानी होता है वह इस क्षेत्र में मिल जाएगा, लेकिन यह वह क्षेत्र होता है, यह लैगून वह क्षेत्र होता है जो नदियों से जुड़ा होता है। नदियों की बहुत छोटी सी धारा या ना के बराबर धारा वहां पे रहेगी, एकदम नदी से जुड़े हुए रहेंगे,
और यहाँ पे समुद्र का पानी भी मिलेगा, नदी का भी पानी मिलेगा, बीच में यह आपको मिल जाएगा, इसीलिए यह तट पर दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात हो रही कि पूरा का पूरा नेटवर्क कहाँ पे है, केरल में है और मालाबार तट है। तो यह विशेषता इसकी खास है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कयाल किसे कहते हैं। अब चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ट्रांस हिमालयी नदी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और झेलम। अब इसमें बताना है ट्रांस हिमालयी नदी नहीं है। हमने ट्रांस हिमालय को थोड़े समय पहले देखा भी था, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं। चलिए ट्रांस हिमालय का क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ है, तो आप देख सकते हैं ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है और बताया जा रहा है कि इसमें से हमें बताना है कि सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और झेलम में से कौन सी नहीं है। तो कौन सी है, चलिए पहले यह देख लेते हैं। आप देखिए अब इस ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से कौन कौन सी जा रही है। एक तो जा रही है आपकी सबसे मुख्य सिंधु, फिर उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या है, सतलज और ब्रह्मपुत्र और झेलम। अब देखिए आपको ये मिल जाएगी सतलज, यह भी ट्रांस हिमालय से होते हुए जा रही है। अब उसके बाद अगला देखिए ब्रह्मपुत्र और झेलम बचता है, तो अब देखिए हमें झेलम मिल जाएगा, यह झेलम है और यह भी आगे चला जाता है ट्रांस हिमालय से। अब देखिए एक बचता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आपको इतनी सारी नदियों के नाम में एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वह आपको मिलेगा तिब्बत के क्षेत्र में। पूर्व की तरफ आप आगे और बढ़ेंगे तो आंगसी ग्लेशियर से आगे बढ़ता है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है और उसके बाद यह ब्रह्मपुत्र का पानी आगे बढ़ते हुए फिर पहुंचता है भारत में इंटर करते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए यह बांग्लादेश में, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में। ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन यह तय हो गया कि यह ट्रांस हिमालय से तो नहीं निकलता है। तो हमें इसका जवाब मिल चुका है। इसका सही उत्तर क्या है, सी ब्रह्मपुत्र। अब देखिए अगला सवाल जो आज का अभ्यास प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो 2750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, ओडिशा का सबसे प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। दूसरा है सिमलीपाल का नाम लाल रेशम कपास सेमुल पेड़ों के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा है हाल ही में संभवतः पहली बार सिमलीपाल में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक टाइगर या ब्लैक टाइगर की खोज की गई थी। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या तो तीनों, यानी कि एक, दो और तीन, तीनों। तो अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि अब यह साल खत्म होने को है और नया साल शुरू होने वाला है। इसके लिए साथ साथ आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि नए वर्ष में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए और बेहतर करेंगे और आगे चल के उसे प्राप्त भी करेंगे। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।